नमस्कार। मेरे साथ कुणाल पांडे जी हैं, जो चंपारण के युवा नेता है। क्या हम सही बोल रहे हैं? चंपारण के आप एक उभरते हुए युवा नेता है। कह सकते हैं आप कि एक युवा एवं छात्र नेता कह सकते हैं, क्योंकि मैं छात्र के कामों में और उनके भलाई के लिए दिलचस्पी लेता हूं। और मेरा ऐसा होता है कि देखिए, सारे लोगों को राजनीति में थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई राजनीति में दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो इसका मतलब वो राष्ट्र के विकास के प्रति अपना दिलचस्पी नहीं ले रहा है। हर किसी को लेना चाहिए राष्ट्र के विकास के प्रति दिलचस्पी। यदि वो नहीं ले रहा है तो राष्ट्र कहाँ जा रहा है, उसका देश कहाँ जा रहा है, उसके गांव का विकास कहाँ जा रहा है, उसके राज्य का विकास कहाँ जा रहा है, ये चीज उसे मालूम नहीं होगा। तो हर पढ़े लिखे युवा को उसको अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, उसको राज्य के बारे में सोचना चाहिए, तभी जाके उसका देश और राज्य विकास कर पाएगा। चलिए, आपने वो तो ठीक बोला। मोतिहारी में लोकसभा चुनाव आज के दिन है। एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार राजेश कुशवाहा जी, दूसरे तरफ एनडीए के उम्मीदवार राधा मोहन सिंह जी है। आपको क्या लग रहा है, दोनों में फाइट है? दोनों में तो फाइट हमको इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि राधा मोहन जी के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर है मोदी जी का सपोर्ट। कल योगी जी भी आए थे अलीराज में, जो दोनों के द्वारा पुरजोर इनको सपोर्ट किया गया। नहीं तो इस बूढ़े घोड़े की सवारी बार बार जनता नहीं चाह रही है। ये सातवां बार यदि ये लोकसभा के द्वारा फाइट करके और जा रहे हैं सांसद बन करते, इस 7वीं बार संसद भवन में जाएंगे माथा टेकने। 10 बार इनको टिकट मिला, 3 बार हार चुके हैं। 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी से हारे थे और 1 बार। हाँ, देखिए, दिलचस्प की बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस से हारे थे। कम्युनिस्ट पार्टी से हारे थे, वो भी किससे? कमला मिश्र मधुकर जी, जो स्वर्गीय, वो अब नहीं रहे। कमला मिश्र मधुकर जी से हारे हैं 2 बार। और उसके बाद स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी की बेटी माननीय शालिनी मिश्रा जी, जो कि विधायक है केसरिया से, उनकी बेटी अब राधा मोहन सिंह जी के सपोर्ट में बुझिए कि एक पार्टी का गठबंधन का धर्म निभा रही है। एनडीए गठबंधन का मतलब महाधर्म नहीं, धर्म नहीं, महाधर्म। वो तो होता ही है। जब मान लीजिए कि आप किसी भी गठबंधन में रहते हैं, जैसे एनडीए गठबंधन की वो हिस्सा है, जेडीयू से वो विधायक बनी है केसरिया से, तो कोई भी आदमी जब रहेगा गठबंधन में तो उसको तो गठबंधन धर्म का पालन करना होगा। यदि नहीं करेगा हो तो फिर पार्टी से बाहर जाना होगा। उसमें भी एक सीनियर लीडर है राधा मोहन सिंह जी, चंपारण के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और एक और बात, आपको क्या लग रहा है, राधा मोहन सिंह जी कितने वोटों से जीतेंगे? हमको तो या हारेंगे? दोनों बताइए कि अगर जीतेंगे तो कितने वोटों से और हारेंगे तो कितने वोटों से? हारने की तो उम्मीद इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उनका पार्टी सही नहीं है। आदमी तो बहुत ही फंटास्टिक और अच्छे हैं वो। हाँ, एक और बात, गरीबों के लिए भगवान माने जाते हैं डॉक्टर राजेश जी। बिल्कुल, ये मेरा पर्सनल राय है कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स का अथी नहीं है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं क्योंकि वो गरीबों को बहुत सपोर्ट करते हैं और डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर होने के साथ एक बेहतर फंटास्टिक इंसान है, योग्य इंसान है। राधा मोहन सिंह जी से योग्यता के मामले में वो कहीं ज्यादा है क्योंकि वो डॉक्टर है। पर्सनल योग्यता यदि किसी डॉक्टर का यदि आप देख रहे हैं, उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से डेली 100 लोग लाभान्वित होता है। दिलचस्प की बात एक और है, डॉक्टर राजेश जी को वीआईपी पार्टी से टिकट मिला है। हालांकि सहनी समाज डॉक्टर राजेश जी के सपोर्ट में है, लेकिन कुछ समाज सहनी जी के सपोर्ट में नहीं है। इसको गौर से सुनिएगा, जैसे राजपूत समाज, भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया समाज, दलित, महादलित, मुकेश सहनी जी को सपोर्ट नहीं करता है। ये लोग राजद या कांग्रेस या उसमें से कुछ बचे हुए जो कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुकेश सहनी जी में उतना क्वालिटी नहीं है ये सब समाज को एकत्रित कर सके। वो सिर्फ सहनी समाज की बात करते हैं, जिसमें सहनी समाज 50% मुकेश सहनी के साथ में और 50% सहनी समाज के लोग के बारे में बोल रहे हैं। 100 में 50%
सहनी जी के साथ में वीआईपी पार्टी के, और 50% बीजेपी के साथ में। हाँ, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी का दूसरे क्षेत्रीय पार्टी से जब लड़ाई होता है तो उसमें लोग ये फैक्टर भी देखने लगते हैं कि इसके द्वारा जब चुन के जब भेजेंगे राजेश जी को यदि हम, तो फिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। तो वहीं पप्पू भैया जब उम्मीदवार होंगे कांग्रेस से, तो लोगों को अभी राहुल गांधी गले से नहीं उतार रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, प्रधानमंत्री जी ने एक लॉ बनाया था, एक नियम बनाया था कि 70 या 75 साल के बाद उनको पार्टी से साइड कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी का भी एज हो चुका है, तो ये जो चुनाव जीतेंगे तो फिर अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मान लीजिए तब कुछ टर्म तो प्रधानमंत्री जी का 1 साल का भी टर्म बचा हुआ है, मतलब 1 साल तक उनका एज जो है सो अभी है, उसके बाद कौन बनेगा, आपको क्या लग रहा है। ऐसे विशेष रूप से फिजिकल फैक्टर भी देखी जाती है, सिर्फ एज ही नहीं देखा जाता। बहुत लोगों को यदि आप देखेंगे तो 60 साल के बाद में भी उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है, ऐसी उनका फिजिकल कंडीशन हो जाता है कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो एक नियम बनाया है, 70 या 75 मेरे हिसाब से क्लियर नहीं है, वो सही है, तय है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नियम प्रभावी तब होता है जब आपका फिजिकल फिटनेस, जैसे 73 इयर्स के हो गए आपके मोदी जी 73 इयर्स के होने के बावजूद भी उनके अंदर एक युवा के जैसा जोश है। हमेशा अपने आप को फिट रखने के लिए वो योगा भी करते हैं और विभिन्न प्रकार के वर्क को करते रहते हैं। हमेशा अपने आप को फिट रखना भी बहुत बड़ी बात होता है। उनके अंदर युवा के जैसा एनर्जी है, इस एनर्जी के द्वारा आप उन्हें बुढ़ा नहीं कर सकते हैं। 73 साल के बुढ़ा के जैसा उनके अंदर बुढ़ापा नहीं आया हुआ है। बहुत सारे लोग 60 साल में भी अपने आप को बुढ़ा समझने लगते हैं, तो वो आदमी अपने आप को बुढ़ा नहीं समझ पा रहा है, एनर्जी उसके अंदर पूरा भरा पड़ा है राष्ट्र के विकास के प्रति। तो अभी एक टर्म उन्हें और प्रधानमंत्री रहना चाहिए। बाद में तो पार्टी सर्वे करती है, सबसे लोकप्रिय अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी भी अगले उम्मीदवार हो सकते हैं। नितिन गडकरी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो अमित शाह जी जो काफी करीबी हैं, और उनके बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं जय शाह जी। अभी समय ऐसा है कि काफी सारे नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री के बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष है। आखिर उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है, वो तो क्रिकेट के लिए खेलने का, मतलब उनको बैट भी शुद्ध पकड़ने नहीं आता है। कुछ चीजें में बाप के ये भी एक परिवारवाद ही हुआ, परिवारवाद है, ये बात सही है। और कुछ चीजों में बाप का डायरेक्ट किसी भी रसूख का लाभ बेटे को मिलता है। देखिए, एक दिलचस्प की बात ये है, इस देश में जितने भी राजनीतिक पार्टी है सब में परिवारवाद है, सब में परिवार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब में। एक में नहीं है, वो भी हम बता रहे हैं। बिहार की पार्टी है, मतलब राजकीय पार्टी है, मतलब मुझे कि राज की पार्टी है। एक बिहार की सिंगल पीस पार्टी है जो जदयू, जिसमें परिवारवाद नहीं है, कह सकते हैं, ये माना जाएगा। और एक बहुत ही समाजवादी किस्म के लीडर है नीतीश कुमार जी। कह सकते हैं बात। नीतीश कुमार इस मामले में अलग हैं, क्योंकि खुद उनका बेटा राजनीति में नहीं है और राजनीति में लाने का वो प्रयास भी नहीं किए, या शायद उनके बेटे का अपना ओपिनियन हो जिसके कारण वो राजनीति में नहीं आना चाहे। नहीं तो यदि आप देखें तो बहुत सारे सांसद विधायक का भी परिवार के लोग राजनीति करते हैं। नीतीश जी परिवारवाद से बहुत ही दूर है, ये माना जा सकता है। और नीतीश जी पे भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ये भी कह सकते हैं, अभी तक एक भी सिद्ध नहीं हुआ है, कह सकते हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से थोड़ा सा अपना नाता नहीं रखना चाहते हैं। और ये भी बात कहते हैं कि ना हम किसी को लगाते हैं ना किसी को बजाते हैं, झगड़ा लगाकर झगड़ा छुड़ाने का काम हमसे नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, आपसे आज बात करके। आप देख सकते हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। बेस्ट बिहार न्यूज का भी बहुत बहुत आभार। बेस्ट बिहार न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।